हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के हर स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो। जितने भी स्टेट पूरे इंडिया के दिए गए हैं एनसीईआरटी में, जो जो मेंशन है वो उन सारे स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में वहाँ का जो इम्पोर्टेंट नृत्य है, कलाकृतियाँ हैं, इन सब चीज़ों के बारे में देखेंगे, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैराथन क्लास है। आप सब वीडियो में बने रहिएगा। 3 से 4 नंबर इसी क्लास से केवल कंफर्म हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। आपका जो पहला स्टेट है ये है लद्दाख। लद्दाख आपको पता होगा कि जो इंडिया का मैप होता है वो कुछ यूँ होता है, ऐसे होता है। और यहाँ पे ये जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये राजस्थान वाला, ये गुजरात वाला। तो यहाँ पे जो लद्दाख होता है वो कहाँ पे होता है, ये यहाँ पे जम्मू कश्मीर पड़ता है, और लद्दाख इसके भी ब्लास्ट में पड़ता है, यहाँ पे लद्दाख। और आपको पता है कि जो हिमालय पर्वत है उसका जो पोजीशन है यही तो है। तो ये पहाड़ी वाला इलाका है लद्दाख जो है, इसके जस्ट बगल में या उसी पर बसा हुआ है ये लद्दाख हिमालय पर्वत है। यहाँ पे ठंडी जो होती है, ठंड एक्सट्रीम लेवल पर होता है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, इसीलिए इसे ठंडा रेगिस्तान बोला जाता है। भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन होता है? लद्दाख होता है। और यहाँ पर ये पहाड़ पर्वतों के पास में है, सो इसलिए यहाँ पे घर किसके बनेंगे, यहाँ पे पत्थर ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे जो घर बनते हैं वो पत्थर के बनते हैं। एक तो पत्थर के बनेंगे, दूसरे लकड़ियों के भी घर बनते हैं। छतें जो होती हैं वो लकड़ियों की होती है। पत्थर के घर, छतें लकड़ियों की, मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं जो मजबूत होती हैं। और यहाँ पे जो घर होता है वो जनरली 2 फ्लोर का बनता है। एक हो गया नीचे वाला ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर हो गया फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में ये लोग पहले तो स्टार्टिंग में जानवर एनिमल्स को रखते हैं, लेकिन जैसे ही ठंडी बढ़ जाती है ये लोग ऊपर रहते हैं पहले, लेकिन जैसे ही ठंडी बढ़ती है ये लोग भी ग्राउंड फ्लोर में ही आ जाते हैं। रीज़न ये होता है कि यहाँ पे जो ग्राउंड फ्लोर होता है यहाँ पे विंडोज़ नहीं होती, खिड़कियाँ नहीं होती ग्राउंड फ्लोर में। सो ये लोग, यहाँ पे ठंडी कम पड़ती है, पहले फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, फिर जब ठंडी ज़्यादा बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर आ जाते हैं। और अगर आप लद्दाख जाते हैं तो किसी को अगर आपका वेलकम करना हुआ तो वो लोग बोलते हैं जुलू जुलू, ये वर्ड बोलते हैं वेलकम के लिए। वो हमारे यहाँ जैसे वेलकम स्वागतम बोला जाता है, उनके यहाँ जुलू जुलू बोला जाता है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, पढ़ लेते हैं। फिगर बना के इसलिए मैं बता दी ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। जम्मू कश्मीर को पार करके लद्दाख पहुँच सकते हैं। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। यहाँ पर जो घर होते हैं पत्थर के बने होते हैं। 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग बनाते हैं जिनमें छतें और फर्श किसकी होती है, लकड़ियों की होती हैं। हाँ, और इनकी जो दीवारें होती हैं काफ़ी मोटी होती हैं, मिट्टी की ही होती हैं, और जिस पर क्या किया जाता है, चूने की परत चढ़ाई जाती है। और यहाँ पे मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाता है। यहाँ कम बारिश होती है, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। और ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है लद्दाख में, जिसके कारण इतनी ठंडी पड़ती है कि यहाँ पर पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं। और वुडन स्टेयर का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। मतलब सीढ़ी अगर हो तो वो किसकी होगी, लकड़ी की होगी, लकड़ी की सीढ़ी। नेक्स्ट है, ग्राउंड फ्लोर में ये लोग जानवर को रखते हैं, लेकिन जब ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो क्या करते हैं, इंसान भी ग्राउंड फ्लोर में ही रहने के लिए आ जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि खिड़कियाँ नहीं होती। नेक्स्ट यहाँ के जो कुछ खाद्य पदार्थ हैं उनको देखिए। यहाँ पर नारंगी कद्दू है, लाल मिर्च है, ये सब फेमस है यहाँ वहाँ के डिश। सुनहरे पीले भुट्टे स्वीट कॉर्न जो है ये मिलता है। और एक बात होती है यहाँ पे, जो जब गर्मी का मौसम होता है तब ये लोग क्या, धूप निकलती है तो ये लोग उसमें सुखा लेते हैं जो फल वगैरह रहता है, फिर उसे सुखा के रख देते हैं और सर्दियों के मौसम में यूज़ करते हैं। साथ में जो स्टूडेंट्स वहाँ पे होते हैं, अगर उन्हें स्कूल जाना होता है तो क्या करते हैं, या नदी, बीच में नदी मान लीजिए पड़ गई, तो ये ट्राली का प्रयोग करते हैं। ट्राली क्या होता है, लकड़ी का बना झूला टाइप का, ऐसे बॉक्स टाइप का रहेगा ट्राली, वो रस्सियों से दोनों साइड बंधा रहेगा, और उसी को ये पार करके, इसी को ट्राली बोला जाता है। स्कूल जाते हैं या नदी पार करने के लिए करते हैं प्रयोग। जूले जूले, जूले ने जूले बोला जाता है। लद्दाख में वेलकम को जूले जूले बोला जाता है। ये शब्द देखिएगा कैसे लिखा है। और ये देखिए यहाँ पे स्वीट कॉर्न फेमस है। और क्या है, ये देखिए ट्राली आपको दिख रहा होगा, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए पीले कद्दू, ये है स्वीट कॉर्न, यहाँ पे फेमस है। और बच्चे जो ट्राली से स्कूल जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे लकड़ी का बना हुआ है।
नेक्स्ट आपका है चांगथांग, ये भी उधर ही पड़ता है तिब्बत के साइड में। ये जो चांगथांग नामक जगह है ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है। ये जो है एक ऊंचा पठार है, बहुत ऊंचाई पर है, ये पठार बोल सकते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, ये जो तिब्बत वाला एरिया है उसके उत्तर और पश्चिम में पड़ता है। उत्तर मतलब ऊपर और पश्चिम इस साइड में पड़ता है तिब्बत के। और कितनी ऊंचाई पर है ये, 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जो पॉइंट्स कलर में दिए गए हैं ज़रूर याद कर लीजिएगा। 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इसके कुछ भाग भारत के लद्दाख क्षेत्र के दक्षिणी पूर्व में, जैसे कि ये इंडिया है, यहाँ पे आपको पता होगा कि लद्दाख कहीं यहीं पड़ेगा। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो ये है चांगथांग, ये क्या है, भारत की जो लद्दाख वाला एरिया यहाँ पे इसके दक्षिण में और पूर्व क्षेत्र में पड़ता है। मतलब यहाँ पे पूर्व हो गया और ये दक्षिण यहीं कहीं तिब्बत पड़ता है, जिसपे चाइना ने कब्जा कर रखा है। फिर है में भी फैला हुआ है। चांगपा नाम की प्रजाति यहीं पाई जाती है, ये पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पे चांगपा नाम की प्रजाति पाई जाती है जिसकी कुल आबादी कितनी है, 5000 है। यहाँ जो लोग होते हैं वो अपने मतलब भेड़ जो होती है और बकरी इसके साथ घूमते रहते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है कि किस प्रजाति के होते हैं, घुमंतु प्रजाति के होते हैं, क्योंकि ये कभी यहाँ कभी वहाँ रहते हैं। आबादी भी इनकी कम होती है, 5000 ही केवल आबादी होती है। भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। हर परिवार के पास एक जानवर, जो जानवर होते हैं उनके विशेष चिन्ह होते हैं, क्योंकि ये चराने के लिए लेके जाते हैं, नहीं तो उसी में मिल जाएंगे। तो अलग अलग फैमिली और उनके जो अलग अलग जानवर होते हैं उनके अलग अलग साइन होते हैं। औरतें, और वहाँ पे चराने के लिए कौन लेके जाता है, औरतें और छोटी बच्चियाँ ये जानवरों को गिन के पहले काउंट कर लेंगी कितने हैं, 4-5 जो भी हैं, लेके जाती हैं चराने के लिए। फिर लौटते टाइम भी गिनती हैं और अलग से इन पर साइन मतलब चिन्ह होता ही होता है। अपनी बकरियों और भेड़ को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने के लिए लेकर जाते हैं, क्योंकि इनके घने बाल और मुलायम हो जाते हैं। और देखे होंगे जो पश्मीना शाल वगैरह बनता है ये बकरियों के बाल से ही तो बनता है। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये बकरियाँ जितने ठंडे वाले एरिया में रहेंगी इनका जो बाल है उतना ही अच्छा होगा, उतना घना, उतना ही मुलायम होगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये लोग बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर लेके जाती हैं, क्योंकि ऊंचाई पर जो ठंडा है मतलब मौसम और ठंड हो जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे ऊंचाई पर जाती जाएंगी ठंडी बढ़ती जाएगी, ठंडी बढ़ती जाएगी, इसलिए ऊंचाई पर ले जाके ये चराती हैं ताकि इनके जो बाल हैं वो घने हो जाए, मुलायम हो जाए। फिर है जनजाति कौन सी पाई जाएगी, चांगपा, जिनकी 5000 आबादी है। और इनकी जो भाषा है वो चांगथांग है, इसी के नाम पर इसका ये पड़ा भी है। का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ पर कम लोग रहते हैं। इसका अर्थ ही यही, जो चांगथांग है इस शब्द का अर्थ ही है कि जहाँ पे कम लोग रहते हैं। और ये आदिवासी लोग क्या करते हैं, टेंट लगा के रहते हैं, क्योंकि ये घुमंतु प्रजाति के होते हैं, घूमते रहते हैं, तो अस्थायी घर बनाते नहीं हैं, ये टेंट लगा के रहते हैं। और इनका ये जो डिज़ाइन है टेंट का वो 1000 साल से भी पुराना है, 1000 ईयर से भी ओल्ड है ये डिज़ाइन। और ये लोग अपने टेंट को रेम्बो कहते हैं, रेम्बो या रेम्बो कहते हैं। ये देखिए इनका टेंट दिख रहा होगा, टेंट है, यहाँ पे इनके जानवर हैं, सोलर वगैरह रखे हैं यहाँ पे। और ये ऐसे ही टेंट बना के रहते हैं। ठंडी काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, चराने के लिए जानवरों को लेके जाते हैं, गिन के लेके जाते हैं, गिन के लेके वापस आते हैं। चांगपा जनजाति यहीं पाई जाती है, रिपीट कर लीजिए इसलिए बोल रही हूँ मैं, चांगपा जनजाति यहीं पाई जाती है। चांगथांग का मतलब ये होता है कि जहाँ पर कम लोग रहते हैं। और यहाँ पे जो चांगपा जनजाति है इसकी आबादी भी कितनी है, 5000 है, और इन्हीं से मिलकर ये चांगथांग बना है। और बकरी और जो भेड़ होते हैं इनको ऊंचाई पर लेके चराने के लिए जाते हैं ताकि इनके जो बाल होते हैं वो क्या हो जाए, सिल्की हो जाए और घने हो जाएं, क्योंकि इनके बाल से ही शॉल और स्वेटर बनता है, इसलिए ऊंचाई पर लेके जाते हैं। और इनके जो टेंट है ये 1000 साल पुराने हैं और इनको रेम्पो कहा जाता है। नेक्स्ट है, टेंट के पास एक जगह होती है जहाँ पर ये अपनी भेड़ बकरी को रखते हैं, इस स्थान को लेखा कहा जाता है। ये इनका जो टेंट है ये दिख रहा होगा आपको, ये टेंट वाला ये तो रेम्बो है, ये रेम्बो है। लेकिन जो ये भेड़ बकरी जहाँ पे रखते हैं इस स्थान को लेखा बोला जाता है, इस वर्ड को ज़रूर याद रखिएगा। और लेखा की जो दीवारें होती हैं वो पत्थरों की बनी होती हैं, लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती हैं। सर्दियों में यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा स्पीड होती होगी। यहाँ पर ठंड में जो टेम्परेचर होता है वो 0 to -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है।
टेम्परेचर याद रखिए कितना चला जाता है, -40 तक चला जाता है, क्योंकि ये कभी कभी किसी और सब्जेक्ट में भी पूछ लिया जाता है। प्रसिद्ध पश्मीना शॉल, जो पश्मीना शॉल है आप सुने होंगे पश्मीना शॉल। फिर पश्मीना जो शॉल है वो चांगपा द्वारा ही जो बकरियां पाली जाती हैं उन्हीं से ये बनती है, क्योंकि इन्हीं बकरियों के बाल से, पश्मीना बकरी होती है उसके बाल से पश्मीना शॉल बनता है। और लगभग ये क्या है, कितनी ऊंचाई पर रहते हैं ये तो मैं पहले ही बता दी हूँ, 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। इतनी ऊंचाई पर रहने की वजह से ही वहाँ के बकरियों के बाल इतने अच्छे होते हैं कि उससे इतना महंगा शॉल, पश्मीना शॉल बनता है। फिर है, इनका एक बाल इतना पतला होता है कि उसमें हमारे 6 बाल आ जाए। हमारे जो बाल होते हैं इनके एक बाल हमारे उतने में हमारे 6 बाल आ जाएंगे, सोचिए। फिर है, यह शाल हाथ से बनाए जाते हैं, 250 घंटे लगते हैं इसमें, काफ़ी ये महंगे भी होते हैं। और फिर प्लान नहीं, प्लेन, इसमें भी 250 घंटे ये लोग बुनाई करते हैं, फिर ये शॉल तैयार होता है। और वो भी डिज़ाइन वाला नहीं, प्लेन शॉल तैयार होता है। एक पश्मीना शाल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। अगर आप एक पश्मीना शाल ओढ़ लेते हैं तो आपको 6 स्वेटर पहनने के बराबर गर्मी लगेगी। ये पश्मीना शॉल है। चांगपा जनजाति द्वारा जो बकरी पाली जाती है उसी से ये बनता है। बकरियां 5000, वहाँ के लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, आबादी भी 5000 है। इनके जो बकरी रहती है उसको लेखा बोला जाता है, और जो टेंट बनाते हैं इसको रेम्बो बोला जाता है। और इस पश्मीना शॉल को बनाने में कितना टाइम लगता है, 250 घंटे लगते हैं। इसके बाद प्लेन शॉल तैयार होता है, वो भी नए डिज़ाइन में। नेक्स्ट, श्रीनगर। पहले हम ऊपर ये स्टेट पढ़ेंगे। श्रीनगर को हम देखते हैं, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है ये श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ये दिख रहा होगा आपको श्रीनगर। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ पर, कुछ घर पानी में। यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है, कहीं पहाड़ पे रह रहे हैं लोग, कहीं पानी में रह रहे हैं लोग, और कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर रह रहे हैं, और कुछ पत्थरों पर रह रहे हैं। अगर ऐसी वैरायटी आपके एग्जाम में कहीं भी देखने को मिले और स्टेट पूछा जाए तो वो होगा, जगह पूछा जाए तो वो होगा श्रीनगर। और यहाँ पे कहाँ कहाँ, पहाड़ पर, पानी में, पत्थरों पर, पर्वतों पर रहते हैं लोग। यहाँ पे देखिए कुछ लोग कितने पास में पानी के घर मतलब बनाए हुए हैं, पानी के कितने पास में लग रहा है उसी में बना लिए हैं। और कहीं कहीं देखिए ये पीछे पहाड़ दिख रहा होगा आपको, तो जो ऊंचाई पर ये सारे घर हैं ये पहाड़ पर बने हुए हैं, पत्थरों पर बने हुए हैं। तो यही यहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और इन पर क्या होती है, लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन भी होते हैं। यहाँ पर जो लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन भी होते हैं। और डोंगा, ये क्या है, ये एक नाव है। आप डल झील सुने होंगे, सुंदरता के लिए फेमस है। जो डल झील है वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर में ही है। और यहीं पर ये नाव, जो डोंगा नाव है, ये मिलती है। ये एक घर जैसा होता है ये डोंगा नाव जो है, इसमें जो है सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। इसके छत पर भी डिज़ाइन बने होते हैं। अब हम देखते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ पे। झेलम नदी के डल झील में डोंगा नाव मिलती है, झेलम नदी जो है। फिर है, नदी कौन सी है, झेलम, और झील कौन सी है, डल। इसमें क्या मिलता है, डोंगा नाव। इसके अंदर कई कमरे होते हैं, अंदर से यह एक घर लगता है, और इन पर लकड़ी की सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं तथा इनकी छतें डिज़ाइन को खत्म बंद कहते हैं। इनकी जो छत की डिज़ाइन होती है उस डिज़ाइन को क्या बोला जाता है, उस डिज़ाइन को याद रखिएगा, खत्म बंद बोला जाता है। डोंगा नाव, डा से डोंगा और डा से डल झील, डल झील में मिलता है ये। डल झील तो पता ही होगा लोकेशन कहाँ है, जम्मू कश्मीर। ये रहा आपका डोंगा नाव। अंदर से घर जैसा लगेगा, ये नहीं है, ये बोट जैसा रहेगा डोंगा नाव। शायद यहाँ से हट गया है, फिगर तो मैं लगाई थी। अब देखते हैं हाउस बोट। जो हाउस बोट है ये क्या है, यह लगातार 8 से 9 फीट तक चौड़ी और 80 फीट लंबी होती है। हाउस बोट जो है, ये दिख रहा है आपको, ये हाउस बोट है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है छोटा सा हाउस बोट, और ये ही है हाउस बोट। ये 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है और 80 फीट लंबी होती है। पानी में ही रहती है, इसलिए पानी में ही घर बनने को हाउस बोट बोला जाता है। ये भी श्रीनगर में ही मिलता है। अब कश्मीर के बारे में पढ़ लेते हैं। ये जो कश्मीर है यहाँ पे घर कैसे बनते हैं, लद्दाख के बारे में पढ़े, चौंगथांग के बारे में पढ़े। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, श्रीनगर के बारे में पढ़े। श्रीनगर में क्या मैं बोली थी, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, डल, झेलम नदी के डल झील में डोंगा नाव। और डोंगा नाव जो है
यहाँ पे क्या होता है, डोंगा जो नाव है ये घर की तरह होता है, अंदर से घर की तरह होता है। यहाँ पे लकड़ी के सुंदर सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं और इसकी जो छत की डिज़ाइन होती है उसे खत में बंद बोला जाता है। यही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट भी करवा दूंगी। ओके, अब चलिए कश्मीर हम पढ़ते हैं। जो कश्मीर के गांव होते हैं, कश्मीर का आपको लोकेशन तो पता होगा, ये इंडिया है और यहाँ पे ये आपका कश्मीर है। कश्मीर के पास में ही हिमालय पर्वत है, तो पहाड़ी इलाका है जहाँ जितने भी पहाड़ी इलाके में होंगे पत्थर के घर वहाँ बनेंगे। तो यहाँ पे जो घर होता है वो पत्थर का बना होता है और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में एक विशेष प्रकार की खिड़कियाँ होती हैं। इनमें जो खिड़कियाँ होती हैं एक विशेष प्रकार की होती है जो दीवारों से निकली हुई होती हैं और इन खिड़कियों को डेब कहा जाता है, याद रखिएगा। खिड़कियाँ होती हैं, पहली बात घर पत्थर के बनते हैं, दूसरी बात ढालू छतें होती हैं और यहाँ पे जो खिड़कियाँ होती हैं एक विशेष प्रकार की, उन्हें डेब बोला जाता है, जिन पर क्या होता है सुंदर डिज़ाइन भी बना होता है। ये देखिए आपके बाहर निकली हुई घर से खिड़कियाँ, कश्मीर है, कितना सुंदर है ये कश्मीर है। यहाँ पे जो खिड़कियाँ निकली हुई हैं इनको क्या बोला जाता है, डेब बोला जाता है। और इनके जो घर होते हैं वो पत्थरों के बनते हैं, यहाँ पे पत्थर दिख रहे होंगे आपको। छतें जो ढलान वाली बनती हैं क्योंकि यहाँ पे हमेशा बर्फबारी होती रहती है। देखिए ढलान वाली छतें होती हैं, ये ढलान वाली। और डेब क्या है, यहाँ पे जो दीवारों पर निकली होती हैं खिड़कियाँ वो होती हैं डेब, जिन पर सुंदर सुंदर डिजाइन होते हैं। ये खिड़कियाँ आपको दिख रही होंगी, इन्हें डेब बोला जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे मुख्य भोजन यहाँ पे क्या है। यहाँ पे कश्मीर में सरसों के तेल में मछली, अगर सरसों के तेल में मछली पका की बात हो सरसों के तेल में तो कश्मीर, वहीं अगर नारियल के तेल में हो तो गोवा हो जाता है या केरल हो जाता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं और गोवा में नारियल के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, मछली को पकाकर खाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं शिकारा नाव यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित करता है। जो शिकारा नाव है ये किसको आकर्षित करता है, पर्यटकों को। कहाँ का है ये, जम्मू कश्मीर का है। भोजन यहाँ का क्या है, मछली, सरसों के तेल में पका के मछली। कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है जिसे कहवा बोला जाता है कश्मीर में। ये रहा कहवा, देखिए ये कहवा है, कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। अब हम मनाली के बारे में पढ़ते हैं। मनाली कहाँ पड़ता है, मनाली अक्सर लोग घूमने जाते हैं। मनाली आपके पड़ता है हिमाचल प्रदेश में। सारे यही जो भारत वाला ऊपर वाला पोर्शन है यही जम्मू कश्मीर है, यहीं से स्टार्ट करके हम यहाँ तक अभी जा रहे हैं। मनाली जो है यहाँ पर बारिश होती है, बर्फ़ भी पड़ती है और यहाँ पर जो घर होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। वही होगी, हिमालय के पास में है तो पत्थर की बनेगी ही। और छतें क्या होती हैं, ढालू होती हैं क्योंकि यहाँ बारिश होती है। जम्मू कश्मीर में भी छतें ढालू होती थी, क्यों, क्योंकि वहाँ बर्फबारी होती है। ये देखिए ये आपका हिमाचल प्रदेश रहा जहाँ पे मनाली है। यहाँ पे छतें क्या हैं, ढालू हैं, दिख रहा होगा, मिट्टी के भी बन रहे हैं और पत्थर के भी यहाँ पे घर बन रहे हैं। गद्दी जो जनजाति है वो कहाँ मिलता है, हिमाचल प्रदेश में। ये जनजाति याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में। उत्तराखंड, उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। यहाँ पर पहाड़ों में एक ऐसी जगह है जहाँ पर फूल ही फूल होते हैं। जो फूलों की घाटी है वो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे हर तरह के रंग बिरंगे फूल और छोटी छोटी नदियाँ जाती हुई दिखती हैं। काफ़ी फेमस प्लेस है, काफ़ी सुंदर भी है, इसलिए इसका नाम फूलों की घाटी पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कई प्रकार के फूल मिलते हैं। कहीं आपको लाल फूल नज़र आएंगे और कहीं आपको नीले फूल नज़र आएंगे। कई कलर के वहाँ पे फूल मिलते हैं, कहीं सफ़ेद, यही 3 कलर ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे देखिए फूलों की घाटी ये रही, नीले हैं, लाल हैं, सफ़ेद हैं, पीले भी हैं, कई कलर के। और आप वहाँ देखेंगे तो आपको ना कोई घर ना कुछ दिखेगा, चारों तरफ बस ग्रीनरी ग्रीनरी दिखेगी और फूल, हरियाली और फूल, जैसे कि प्रकृति, आप लगेगा आपको कि आप प्रकृति में ही खो गए हैं बिल्कुल। ऐसे है फूलों की घाटी। ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। फिर बिहार, बिहार में हम देखते हैं बिहार की एक चीज़ फेमस है, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी नामक ज़िले की है। बिहार में आपको पता होगा मधुबनी एक ज़िला है, वहीं पर ये पेंटिंग वहीं की है ये पेंटिंग, लेकिन पूरे वर्ल्ड लेवल पर फेमस है ये। यहाँ पर त्यौहार और खुशी के मौके पर दीवारों पर और आंगन में एक विशेष तरह के चित्र बनाए जाते हैं जिन्हें मधुबनी पेंटिंग बोला जाता है।
और इस चित्र को बनाने के लिए पिसा हुआ चावल और फूलों के रंग इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जो फूलों के रंग होते हैं ये फूलों से बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग उनके बनाए जाते हैं। साथ में उसमें पिसा हुआ चावल मिक्स किया जाता है। और ये जो चित्र होते हैं ये त्योहार पे या फिर कोई भी खुशी का मौका होगा उस टाइम पे बनाया जाता है, खास करके दीवारों में और आंगनों में। ये देखिए पेंटिंग है दिख रही है आपको, यही है मधुबनी पेंटिंग। एकदम घनी सी डिज़ाइन होती है इसमें। कोई ना कोई जानवर, मछली है, मोर है या फिर कोई भी जानवर जरूर इसमें दिखाया जाता है मधुबनी पेंटिंग में। यहाँ पे और चीज़ें देखते हैं। यहाँ पे इंसान हो, जानवर हो, फूल हो, पक्षी हो, पेड़ हो, मछलियाँ आदि जीव जंतु भी साथ में बनाए जाते हैं। पेड़ फूल तो बनाए जाएंगे, साथ में कोई ना कोई जीव जंतु भी बनाया जाता है। इसमें जो रंग बनाया जाता है इससे क्वेश्चन बनता है। रंग जो होते हैं नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। नील, हल्दी, फूल और पेड़ों के रंग। अब हम यूपी देखते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है इसमें एक कचनार का फूल होता है, ये जिसे सब्जी बनाई जाती है, बहुत फेमस है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कचनार का फूल। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य है कथक, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है इत्र के लिए मशहूर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर फूलों से गुलाब जल, इत्र और केवड़ा तैयार किया जाता है। फूलों से गुलाब जल, इत्र, केवड़ा। और कन्नौज जिला, यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो आपको पूछा जाएगा कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाते हैं लोग, उत्तर प्रदेश में। दूसरा कथक नृत्य पूछा जा सकता है। तीसरा कन्नौज जिला इत्र के लिए जो फेमस है। ये देखिए कचनार के फूल हैं, इनकी सब्जियां बनाई जाती है। नेक्स्ट असम में देखते हैं। असम, अब हम आ गए पूर्वी भारत। ये वाला एरिया फिगर बना के दिखाती हूँ आपको, कौन सा एरिया है ये हुआ यहाँ वाला एरिया। असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, इसको हम पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़ चुके। तो असम जो है, ये असम में घर जो है ये 10 से 12 फीट पर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है। नदियाँ भी आपको पता होगा कि जितनी नदियाँ जाती हैं सारी पश्चिम बंगाल से होती हुई बंगाल की खाड़ी में निकल जाती हैं ज़्यादातर नदियाँ। और इस वजह से वहाँ बाढ़ वगैरह की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। पास में ही असम के मेघालय पड़ता है, तो उस वाले रीजन में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। घर किसके बनाए जाते हैं, बांस के। अब बांस के घर यहाँ बनेंगे, क्योंकि यहाँ पहाड़ पर्वत की बातें अब ख़त्म हुई। अब जो घर है वो बांस के बनाए जाएंगे और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो बांस होता है इसके नाव भी, बांस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे यूज़ होता है। एक तो घर बनाने में, दूसरा नाव बनाने में, तीसरा सीढ़ी वगैरह भी बनाने में, और चौथा पुल भी बनाने में, जिसको पार करने के लिए छोटी छोटी नदियों को। तो यहाँ पे जो बांस होता है वो उसको कहा जाता है गरीबों का टिम्बर, क्योंकि वहाँ जो भी लोग गरीब होते हैं या अमीर होते हैं सबके लिए बांस ही सहारा होता है ज़्यादातर हर काम के लिए। तो इसीलिए इसे गरीबों का टिम्बर बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा, गरीबों का टिम्बर बांस को कहाँ बोला जाता है, असम में बोला जाता है। ये रहा असम का घर, आपको दिख रहा होगा। ये लेडीज़ पे चढ़ रही है सीढ़ी पे, स्टेयर पे। और यहाँ पे ये सारे देखिए 12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाए गए हैं बांस के ही। यहाँ पर भी बांस यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी कहीं काट के यूज़ हुआ, कहीं खड़े ही यूज़ हुआ है। तो बांस के ही यहाँ पे ज़्यादातर घर बनाए जाते हैं। साथ में यहाँ पर भी हरियाली बहुत ज़्यादा दिखेगी आपको, क्योंकि जहाँ बारिश होती है वहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं, असम में रस्सी और तथा बांध से पुल बनाए जाते हैं। वहाँ पे जो पुल बनाए जाते हैं वो रस्सियों के बनाए जाते हैं, उसी से बच्चे पढ़ने भी जाते हैं। और बनाए कैसे जाते हैं, ये मान लीजिए नदी जा रही है, यहाँ पे बहुत दिन पहले एक पेड़ लगा देंगे, इसके बाद यहाँ पर भी पेड़ लगा देंगे, तो यही रस्सी दोनों में बांध देंगे, यहाँ पे। नेक्स्ट है मिज़ोरम। मिज़ोरम जो होता है, यहाँ पर 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। 3/4 जंगल में रहते हैं, बाकी 1/4 ही क्या करते हैं, आधा जगह रहते हैं, बाकी सारे लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की जो मुख्य भाषा है मिज़ो है, मिज़ोरम से मिज़ो। खेतों की लॉटरी निकाली जाती है, मतलब कि खेत वहाँ पे जो भी खेती होती है उसको साझा बना दिया जाता है और लोग बारी बारी से खेती करते हैं। लोगों को बारी बारी से अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पर खेती करने की, क्योंकि वहाँ पे जो ज़मीनें होती हैं उनको साझे में लेके चलते हैं। और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट झूम कृषि, जो झूम खेती होती है वो
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है झूम फार्मिंग, ये होता है यहीं पे मिज़ोरम में याद रखिएगा इस पॉइंट को। झूम खेती में होता क्या है, एक जगह पेड़ झाड़ियों को काटते हैं। मान लीजिए एक प्लॉट है, उसमें पेड़ झाड़ियों को काट लिए, यहाँ पर खेती लोग कर लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको खेती करने के बाद जला देंगे। जलाने के बाद इसको छोड़ देंगे, ऐसे ही दूसरी जगह चले जाएंगे। ये होता है झूम कृषि। और यहाँ पर बांस के बर्तन भी बनाए जाते हैं मिज़ोरम में, क्योंकि वही वाला एरिया, वहाँ बांस हर स्टेट में यूज़ होता है। ये देखिए झूम फार्मिंग, यहाँ पे देखिए धुआं निकल रहा है, जला दिए, क्योंकि यहाँ पे खेती इस प्लॉट में कर चुके हैं, अब दूसरे में किए हैं। दिख क्या रहा, चाय। नेक्स्ट है, फसल का काम खत्म होने पर यहाँ लोग इकट्ठा होकर नाचते हैं, जिसे चिराओ नाच बोला जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, मीजो भाषा होती है वहाँ पे, झूम कृषि होती है। और ये इम्पोर्टेंट है चिराओ नाच, क्योंकि वहाँ पे जब फसल तैयार हो जाता है, लोग काम अपना कर लेते हैं, तो इकट्ठा होकर डांस करते हैं, जिसे चिराओ नाच बोला जाता है। अब हम देखते हैं केरला क्या है। अब हम आ गए कहाँ पे, ये वाला पोर्शन जितने भी एनसीईआरटी में दिए गए थे, ये वाला देखिए, ये वाला कंप्लीट हुआ। जो एनसीईआरटी में दिया गया था यहाँ तक का पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि इतने ही स्टेट यहाँ तक के दिए गए थे। अब हम आ गए केरल में। केरल आपको यहाँ दिख रहा होगा, हम यहाँ का स्टेट पढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। यहाँ नारियल वगैरह की ज़्यादा खासियत होगी। केरल में टैपियोका ज़मीन के नीचे से उगाया जाता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, फल होता है। केरल के लोग उबाल कर टैपियोका को खाते हैं। टैपियोका को कप्पा भी कहा जाता है। इस वर्ड को याद रखिएगा, कप्पा, ये क्या होता है, टैपियोका होता है। और यहाँ पे लैंग्वेज क्या बोली जाती है, मलयालम भाषा बोली जाती है। और यहाँ पे जो माँ की बड़ी बहन है, इनको क्या बोला जाता है, बली अम्मा बोला जाता है। माँ की बड़ी बहन को, मतलब जिनको जो है हमारे यहाँ मौसी बोला जाता है, उनको यहाँ पे बली अम्मा बोला जाता है। और पिता को अप्पा बोला जाता है। टैपियोका को कप्पा बोला जाता है। नानी को अम्मूमा बोला जाता है, मतलब अम्मा की अम्मा, अम्मूमा। और चाचा को चिटप्पन बोला जाता है, और चाची को कुंजम्मा बोला जाता है। याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है इससे कि बड़ी बहन को क्या बोला जाएगा। मलयालम भाषा बोली जाती है यहाँ पे। पिता को क्या बोला जाएगा, नानी को क्या बोला जाएगा, साजिश से। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या होता है, लकड़ी की छोटी नाव होती है, जिसे वल्लम बोला जाता है। वल्लम से बच्चे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे लकड़ियों की छोटी छोटी नाव होती है, जिसको हर कोई लगभग रखता है। उसे जाना आना होता है कहीं, अगर वहाँ पे, क्योंकि तालाब बहुत ज़्यादा होते हैं, जाना आना होता है, तो वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं उस नाव को। और केरल में फेरी नाव का भी प्रयोग होता है। वहाँ पे नाव का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। छोटी नाव जो वल्लम है, इसका प्रयोग होता है। फेरी नाव का भी प्रयोग होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और केरल में सबसे ज़्यादा जो खासियत है, वो है मसाले का बगीचा। जो केरल है, वहाँ पे मसाले का बगीचा, जैसे हमारे यहाँ फूल के पौधे लगाए जाते हैं आंगन में, आप देखे होंगे, तुलसी की पत्तियाँ, तुलसी माता का पेड़ लगाया जाता है, तो वैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मसाले लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे लगा दिया जाएगा इलायची, लौंग, तेज पत्ता, तो यहाँ पे मसाले लगाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मसालों का बगीचा होता है। यहाँ पर तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी भी बनाई जाती है। कचनार के फूलों से सब्जी कहाँ बनाई जाती थी, यूपी में। अब यहाँ पे केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। और टैपियोका भी यहीं खाया जाता है। देखिए ये है, ऐसे वहाँ पे कई जगह तालाब मिलते हैं, साथ में नारियल के काफ़ी सारे पेड़ मिलते हैं, और आपको छोटी छोटी नाव मिल देंगी, जो एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए प्रयोग होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आंध्र प्रदेश। यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है, वो भी पता है उधर ही पड़ता है, ये वाले रीजन में पड़ता है। रुकिए मैं बता रही हूँ एक बार लोकेशन इसका। ये आपका इंडिया है, नीचे की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, यहाँ पे पड़ता है तमिलनाडु, यहाँ पे पड़ता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में नलमड़ा है, और मुख्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। नलमड़ा याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में है। और मुख्तारपुर जो गांव है, जो आप पोचमपल्ली की साड़ियाँ आप सुने होंगे, कलाकारी है ये, उसी कस्बे में है। पोचमपल्ली जो जिला होता है वो तेलंगाना में। यहाँ पर अधिकतर लोग क्या है, बुनकर है, अतः इस बुनाई को उसी के नाम पर रखा गया, क्योंकि ये एक डिस्ट्रिक्ट है, कस्बा है। पोचमपल्ली व कलमकारी, इसका और एक नाम है, कलमकारी के नाम से जाना जाता है। ये क्यों फेमस है, चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है।
फिर है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों का जो सबसे प्रिय भोजन है वो है इडली डोसा बड़ा, और ये सांभर है और नारियल की चटनी है। यहाँ पर खास करके फास्ट फूड में ये सारे आ जाएंगे। इडली है, डोसा है, बड़ा है, सांभर है, नारियल की चटनी है। फिर है कर्नाटक। हम कर्नाटक के बारे में पढ़ते हैं। जो कर्नाटक है ये बेलवनिका और होलगुंडी गांव कर्नाटक में है, इसको याद रखिएगा ये दोनों गांव के नाम, क्योंकि जिस गांव का नाम एनसीईआरटी में दिया गया वो फेमस है। कर्नाटक में जो लैंग्वेज है कन्नड़, वहाँ केरल में क्या था, मलयालम। मलयालम। नाव कौन कौन सी थी, फेरी नाव थी और वल्लम नाव थी। यही है ना, टैपियोका खाया जाता था। अब देखते हैं यहाँ पे जो होलगुंडी गांव है, यहाँ पे बोला जाता है कि कभी कर्नाटक में सूखा पड़ा हुआ था, पानी की कमी हो गई थी, तो वहाँ पे बच्चों का एक संघ था जिसे बीमा संघ, पंचायत बीमा संघ बोला जाता था। इन लोगों ने ये लोग गए, जैसे कि कर्नाटक में पानी की कमी पड़ गई, सूखा हो गया, वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे पानी की जब कमी पड़ गई तो एक पहाड़ पे वहाँ पे कुआं रहता था या जलाशय टाइप का रहता था, तो ये लोग सोचे, कुआं रहता था, तो ये लोग सोचे कि चलिए चलें उसमें देखें, क्या पता उसमें जो है पानी हो, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचाई पर था। तो बच्चों के संग ने वहाँ गए ये लोग पहाड़ों पर, और देखिए वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है वो कुआं, और वहाँ पे भी पानी नहीं है। फिर क्या किए, उस कुएं की एकदम अच्छे से सफाई किए, और फिर जब नेक्स्ट टाइम बारिश हुई तो उसमें पानी से फिर ये कर्नाटक का जो गांव था होलगुंडी हरा भरा हो गया। ये कहानी है। तो यहाँ पे बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव की इसलिए फेमस है। अब हम मुंबई के बारे में देखते हैं। मुंबई जो भारत का, जिसके बारे में हालांकि कम ही पूछा जाता है, लेकिन जब दिया है एनसीईआरटी में तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पेपर का पैटर्न भी तो बदल रहा है। ये भारत का सबसे बड़ा शहर है। पहली बार यहाँ पे आप सुने होंगे 16 अप्रैल को, और ये 1853 को, 1853 को क्या हुआ था, मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी अपनी इंडिया की। और वहाँ पे एक स्टेशन है जिसका नाम पहले था विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन, जिसका नाम बदला गया है छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। सोलापुर जो गांव है वो मुंबई में है, गांव नहीं शहर है। फिर है बस खान प्ले ग्राउंड मुंबई में है। इतने पॉइंट याद रखिएगा क्या क्या है। मुस्तफ़ा खान जो कोच है, इसी के नाम पर ये रखा गया है बस खान प्ले ग्राउंड। सोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव और जो कफ परेड है ये कहाँ पर है, मुंबई में है। वर्ली, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। वर्ली क्या है, एक पारंपरिक कला है जो महाराष्ट्र का है। ये महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा पर सबसे अधिक देखने को मिलता है। इस चित्रकला में क्या होता है, शिकार, मछली पकड़ता हुआ इंसान, और ये फसल पैदावार, और ये यहाँ पे क्या दिया, खेती, उत्सव, पेड़। खेती जो है, उत्सव जो है, पेड़ है, नृत्य है, जानवर है, आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं, जिस पेंटिंग को वर्ली बोला जाता है। वर्ली एक कला है, और इसको बनाने के लिए क्या होता है, गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग होता है। फिर है सहजन के फूल के पकौड़े। याद रखिएगा क्या चीज़ें कहाँ पर, केले के फूल का क्या कहाँ पे बनाया जाता था, केरल में, और सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पे खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में। अब हम राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान क्या है, लद्दाख, जैसे आपका लद्दाख जो था वो कोल्ड डेजर्ट था, मतलब ठंडा रेगिस्तान था, वैसे जो राजस्थान है ये गर्म रेगिस्तान है। गर्म रेगिस्तान, रेगिस्तान भी तो दो प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पे जो घर है वो मिट्टी के बनाए जाते हैं, और इन घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। सुंदर बनाने के लिए इसे क्या किया जाता है, इसकी लिपाई पोताई की जाती है, और छतें जो होती हैं वो कटीली झाड़ियों की होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पे कटीले पौधे ही पाए जाते हैं। एक गांव है टेकला, ये राजस्थान में झालरपतन और झलवार में पड़ता है, जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर है। 1600 मीटर की हाइट पर है कौन सा गांव, झालरपतन और झलवार गांव में पड़ता है। कौन सा गांव, टेकला गांव, बहुत ऊंचाई पर है इसलिए फेमस है ये। खेजड़ली गांव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जो खेजड़ली गांव है इसी में एक वृक्ष पाया जाता है, खेजड़ी, जिसको याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसकी वृक्ष जो होते हैं इसमें पानी तनों में होता है, जब वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है तो पीते हैं लोग। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसको जानवर खाते हैं। इससे इसके जो फल होते हैं, फलियाँ होती हैं, उससे यहाँ के लोग सब्जी भी बनाते हैं। तो हम देखते हैं, पढ़ते हैं यहाँ पे खेजड़ली गाँव के बारे में। राजस्थान के जोधपुर में है।
यहाँ पर लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले, यही है वो कहानी जिसमें 300 साल से पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, मर भी लोग गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग पेड़ों के और जानवरों के प्रति बहुत लगाव रखते हैं। वह फिर है उनकी रक्षा करते हैं और लोग बिश्नोई कहलाते हैं। यही होते हैं बिश्नोई। आप सुने होंगे लॉरेंस बिश्नोई का नाम, सलमान खान को मारने की जो धमकी दे रहे हैं। तो लॉरेंस जो बिश्नोई हैं ये यही के हैं, यही समाज है इनका कि जिसमें अगर इनके यहाँ कोई जाके मतलब जानवरों की या फिर पेड़ पौधों को काटता है, जानवरों को मारता है, तो ये लोग उसको जान से मार सकते हैं वहाँ, क्योंकि ये लोग इससे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। और यहाँ पर इसीलिए शिकार करना, पेड़ों को काटना वर्जित माना जाता है, क्योंकि ये लोग इनसे बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, जानवरों से और पेड़ों से। यही रीज़न है कि यहाँ पर रेगिस्तान होते हुए भी क्या है, रेगिस्तान है, फिर भी यहाँ पर हरा भरा ये गांव है। बिश्नोई समाज वही कहलाते हैं जो पेड़ों से और जानवरों से लगाव रखते हैं। फिर क्या हुआ, इसी गांव में खेजड़ी वृक्ष पाए जाते हैं। यह वृक्ष राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। इसे क्योंकि ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, इसकी जो जड़ें होती हैं काफ़ी नीचे जाती हैं धरती में, तब तक जाती हैं जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए। इस लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता। इसमें जो फली होती है वो सब्जी बनाने के काम आती है और पत्तियां जानवरों के द्वारा खाए जाते हैं। और भी काम है, दवा भी बनाया जाता है इससे, बहुत इंपॉर्टेंट ये वृक्ष है। इसकी छाल से दवा बनाया जाता है। इसी कारण रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है, क्योंकि यहाँ के लोग प्रकृति के प्रेमी होते हैं और यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। यहाँ पे अगर कोई जानवर है, मान लीजिए उसकी माँ मर गई, तो जो औरतें होती हैं यहाँ पे वो ब्रेस्ट फीडिंग तक करवाती हैं वहाँ पे जानवरों को जिलाने के लिए। फिर देखते हैं यहाँ पर आंगन के ज़मीन में गड्ढा खोदकर, जैसे कि इनका मान लीजिए ये घर है, घर का खुला हुआ आंगन होता है, तो आंगन में कहीं भी कोने पर ये क्या करेंगे, जमीन गड्ढा खोद देंगे सब लोग। क्यों? ताकि ढालू छतें होती हैं यहाँ पे, ताकि जो बारिश का पानी है वो आके इसी गड्ढे में गिर जाए और बाद में उस पानी को यूज़ किया जाए, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। और यहाँ पर हमारे यहाँ जो टैंक बोला जाता है, ये लोग टैंक को टांका बोलते हैं। अब देखते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों को ढालू बनाते हैं, जिससे कि बारिश का सारा पानी उसी टैंक में आके गिर जाए। और इसके बाद ये क्या करते हैं, उस पानी को छानकर उपयोग में लाते हैं, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है। और टैंक को टांका भी कहा जाता है, जिसमें लोग वाटर सेविंग करते हैं। इस टैंक में क्या किया जाता है, वाटर सेविंग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हम इतने ही स्टेट थे, खत्म हुए। ओके, इतने स्टेट आपके दिए गए थे एनसीईआरटी में, सारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा किसी भी स्टेट को पढ़ने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और अगर इसमें से मान लीजिए कोई और स्टेट पूछा जाता है, हालांकि इससे बाहर नहीं जाएगा क्योंकि इससे बाहर एनसीईआरटी में जिक्र ही नहीं है। मेघालय वगैरह अगर कभी भी पूछ लिया जाता है तो इसके पास में क्या पड़ता है, असम पड़ता है। तो जो खासियत असम की, मतलब बांस ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वही खासियत मेघालय की, उससे रिलेट करके आप आंसर लगा सकते हैं। ये एक ट्रिक बता रही हूँ, हालांकि ऐसा पूछा नहीं जाएगा। और कुछ नृत्य हैं, कुछ पारंपरिक चीज़ें हैं जिनको भी यहाँ पर देख लीजिए आप, पीडीएफ में बना रखी हूँ, 1 मिनट। फेमस कुछ थिंग है जिनको आप जान लीजिए। साल कहाँ की फेमस है, कल्लू की। मधुबनी पेंटिंग कहाँ की, बिहार की, भी जस्ट पढ़ाई थी। और जो सिल्क है, सिल्क जिसके साड़ी बनती है, कपड़ा बनता है, तो स्वेटर बनते हैं, तो ये होता है असम का, ये फेमस है। और कश्मीर की कढ़ाई फेमस है, कश्मीर की जो कढ़ाई होती है ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब चीज़ें मैं आपके लिए ही तैयार की थी। ये जो बिहू त्यौहार है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये जो बिहू त्यौहार होता है ये कहाँ का होता है, ये असम का होता है। बिहू त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये 14 से 15 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। और एनसीईआरटी में दिया गया है कि असमिया कैलेंडर के 10वें माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने के माघ महीना जो होता है, कभी कभी हिंदी में जनवरी ना दे के माघ दे दिया जाता है, तो आप माघ लगा देंगे। तो इस डेट को ये बिहू त्यौहार मनाया जाता है, असम का है। इसमें जो फर्स्ट डे होता है इसे क्या बोला जाता है, उरुका बोला जाता है। और इस दिन अस्थायी छप्पर बनाते हैं, एक घर सा बनाते हैं, जैसे हमारे यहाँ दीपावली में हम लोग बचपन में बनाते थे अस्थायी घर, उसी प्रकार से जिसको ये लोग बोलते हैं भेला घर।
और इनका जो पहला दिन होता है इस त्योहार का वो उरुका कहलाता है। इसमें होता क्या-क्या है, सामूहिक भोज का आयोजन होता है, मिलके लोग खाना बनाते हैं, खाते हैं। और बोरा असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है। इससे क्वेश्चन बना हुआ है कि बोरा क्या है? वो असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है, जो पकने के बाद चिपचिपी हो जाती है। और क्या होता है, यहाँ पर बिहू नृत्य भी होता है, साथ में रंग-बिरंगे कपड़े भी पहने जाते हैं। और यहाँ पे जो ड्रेस पहने जाते हैं, वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहने जाते हैं। उनका इनका जो ट्रेडिशन है, पारंपरिक ड्रेस है, वो पहना जाता है। तो बिहू त्योहार बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आप जान लिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बोरा क्या है? असम में खाई जाने वाली चावलों की एक किस्म है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी जो भी चीज़ें बनती बचती हैं टॉपिक वाइज मैं कंप्लीट करवा दूंगी। और लास्ट में आपके एग्ज़ाम के पहले एक मैराथन सेशन लंबा वाला रहेगा, जिसमें 4 से 5 घंटे में टोटल सिलेबस कंप्लीट मिलेगा आपको। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।